नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम जायजा लेने जा रहे हैं लोन मार्केट का। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन सेंट्रिक क्वेरीज को आज हम टच करेंगे इस पर्सनल फाइनेंस शो में। आपके जहन में प्रश्न इससे सेंट्रिक कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप हमें मेल और एसएमएस के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। moneyguru@zenetwork.com पर आप मेल कर सकते हैं और एसएमएस के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो आज जिस तरह से बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है तो मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले कर्ज मेंशन कीजिएगा, स्पेस देने के बाद अपना प्रश्न, अपना नाम और जहां से आप पूछ रहे हैं कंप्लीट डिटेल्स 57575 पर आप एसएमएस कर सकते हैं। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम इंक्लूड करेंगे। ये सवाल दिल्ली से है। ये प्रश्न हमें जैन साहब की तरफ से है। इनसे हम कुछ देर में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। मीनवाइल जो इनकी क्वेरी आई है उसको हम चेक करते हैं। इन्होंने मेंशन किया है इनको बिजनेस में स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया कई साल पहले लॉस हुआ, इनके कुछ क्रेडिट कार्ड्स चल रहे थे, ये उसका टाइमली पेमेंट्स नहीं कर पाए हैं। अब समाव जो भी इनके इशूज थे उसको ये सेटल करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं होम लोन के लिए। तो इस तरह से ये इनका सवाल है, इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इनसे हम संपर्क भी साधेंगे। और आज के शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं हर्ष रुंगटा साहब, CEO अपनापैसा.com। नमस्कार और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए रुंगटा साहब। आइए पहला प्रश्न जो आया है उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। इनसे हम मीनवाइल जब तक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है मिस्टर अमित जैन से। रुंगटा साहब, इन्होंने जैसे स्पेसिफिकली बताया है इनको कई साल हो गए, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 13 ईयर्स राउंड अबाउट हो गए हैं जब ये प्रॉब्लम हुई थी। तब से अब तक मतलब इसमें समहाउ इंटरेस्ट भी जो चार्ज किया जाता है और जो इतना ये ड्रैग हुआ है इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहा होगा। जो भी उसमें इश्यूज हैं, फर्स्टली आप बाकी व्यूअर्स को भी कैसे समझाते हैं अगर कुछ डिस्प्यूट किसी भी प्रकार का होता है तो उसको क्या काफ़ी अर्ली रेजोल्यूशन के लिए क्या आगे बढ़ना चाहिए, मतलब और किस तरह से मतलब इसको एड्रेस करना चाहिए? हाँ, तो सही है कि प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले उसको सॉल्व करनी चाहिए। अब सबसे पहले काम यह है कि प्रॉब्लम की साइज़ क्या है ये इनको पता करना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराने आउटस्टैंडिंग्स हैं। उस ज़माने में रिपोर्टिंग भी नहीं होती थी जी। और अगर तभी राइट ऑफ हो गए होंगे तो शायद रिपोर्ट ना। सबसे पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाइए। स्क्रीन पे आपको लिंक दिख रही होगी, उस लिंक पर जाकर वहाँ पे सवाल का जवाब देकर अपनी रिपोर्ट मंगवाइए सबसे पहले काम। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सी बैंकों ने रिपोर्ट किया है इसको और उन बैंकों के साथ आपको सेटलमेंट करना ही चाहिए। इसको अगर ओपन रखेंगे तो आपकी क्रेडिट स्कोर कभी भी नहीं सुधरेगी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सेटलमेंट करने से प्रॉब्लम भर सॉल्व नहीं होगी। उसमें दोनों दिखेगा नए क्रेडिट रिपोर्ट में सेटल करने के बाद कि आपने पेमेंट डिले किया है, काफ़ी डिले किया है और बाद में उसको सेटल किया है। दोनों ही चीज़ें उसमें दिखेगी। लेकिन धीरे धीरे आप जो है क्रेडिट रिपोर्ट को सुधार सकते हैं। आप एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लीजिए फिक्स डिपॉजिट के सामने, उसे रेगुलर एक्सपेंसेस में यूज़ करके उसका भुगतान समय पर करिए। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे धीरे धीरे बुकिंग करेंगे अपने और नया अपना बिहेवियर दिखाएंगे तो आपकी जो है क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट जो है धीरे धीरे सुधरेगी। 1 मिनट में इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सुधार सकती है। एक बार अगर रिपोर्ट खराब हो गई, जो आपके केस में पांच जगह आपने डिफॉल्ट किया था, तो ठीक होने में कम से कम 2-3 बरस तो लगेंगे और धीरे धीरे ठीक होगी, कोई एकदम से ठीक नहीं होगी। राइट। तो ये जो अभी होम लोन के बारे में सोच रहे हैं अभी, तो इस पर आप विचार ना ही करें। पहले तो जो इश्यूज हैं उनको आप सेटल करें, अपना स्टेटस चेक करें एंड मोर ओवर जैसे रुंगटा साहब बता रहे हैं किसी सिक्योर्ड प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप लोन लेते हुए आगे बढ़ें, एक अच्छा रिकॉर्ड शो करें। उसके बाद ही अगर लेंडर कन्विंस होंगे तब वो उस तरफ देख सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए तमाम इश्यूज रहने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न अब हम शामिल करते हैं। ये सवाल छत्तीसगढ़ से है और अगले व्यूअर इस समय मुदस्सर अहमद साहब लाइन पर मौजूद हैं। मुदस्सर साहब, आपका स्वागत है। आपने मेंशन किया था कि आपने अभी कुछ महीने पहले ही एक NBFC से अपनी कार को फाइनेंस करवाया है, तो अब आप यहाँ से स्विच क्यों करना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ ही महीने हुए हैं? जी सर, एक्चुअली क्या है, मैं यूनियन बैंक से चाह रहा था। यूनियन बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी कुछ कम है और मैं उसका पुराना अकाउंट होल्डर हूँ। तो आपने मुदस्सर साहब ये शुरू में ही जब आप बढ़ना चाह रहे थे तो आपने उस समय उनके साथ क्यों नहीं आपने कार लोन के लिए ऑप्ट किया, क्यों नहीं उसको चुना आपने और क्यों नहीं ट्राई किया? हाँ सर, एक्चुअली क्या ये मैग्मा का हाउसिंग फाइनेंस जो व्हीकल फाइनेंस है वो उसके
जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मुझे इजी लगी। ओके, आप अभी फिलहाल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपने ये लोन लिया है? ये 10 पॉइंट समथिंग है सर। ओके, रुंगटा साहब आप इनको कैसे समझाएंगे? अच्छा, एक और बता दें आपको, क्या इसमें अगर प्रीपे करते हैं उसमें कुछ चार्जेस इन्वॉल्व हैं? मतलब आप जो देंगे अगर यहाँ पर कुछ आपने चेक किया है जिस एनबीएफसी का आप मेंशन कर रहे हैं? जी जी जी। अगर आप यहाँ पर प्रीपे करते हैं, मतलब जो लोन आपने लिया है वहाँ कुछ आपसे इसको लेकर चार्ज वसूला जाएगा? कुछ उन्होंने बताया है ऐसा? कुछ आपने चेक किया इसको? नहीं, अभी मैंने बैंक में बात नहीं किया। रुंगटा साहब आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? इस स्पेस में जनरली स्विच ज़्यादा नहीं होते हैं, जिस तरह का टेन्योर रहता है और जो इंडिविजुअल्स जिस ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं, लेकिन ये जो सोच रहे हैं आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? इसको किस तरह से वैल्यूएट करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर इधर इसमें अगर ये नहीं होते हैं स्विच, इसका कारण है अनलाइक अ होम लोन, ये जो इसके अंडरलाइंग सिक्योरिटी है कार, उसकी वैल्यू कम होती है, डिप्रिशिएट होती है, और जो नया बैंक जिसके पास आप स्विच करेंगे वो इसको एज अ सेकेंड हैंड कार ट्रीट करेगा। तो अगर उसको सेकेंड हैंड कार ट्रीट करेगा तो ऑब्वियसली उसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है नई कार के बनिस्बत, पहली बात। दूसरी बात, टेन्योर काफ़ी छोटे होते हैं, 5 साल के होते हैं लोन्स, 3 से 5 साल के नॉर्मली। तो अगर 1 साल बाद आप स्विच करते हैं तो आपको बेनिफिट भी होगा तो 4 साल का होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रीपेमेंट पर टिपिकली ऑलमोस्ट हर बैंक में 3 से लेके 5% तक का प्रीपेमेंट चार्ज है। तो टेन्योर छोटा, हाई प्रीपेमेंट चार्ज, प्लस नई बैंक में अगर उसको सेकेंड हैंड कार ट्रीट करते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट, इसके चलते कार में स्विचिंग ऑफ लोन बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली भी काफ़ी इनकन्वीनियंट रहता है, क्योंकि मॉर्गेज आपको उसका जो हाइपोथिकेशन है रजिस्ट्रेशन बुक पर पुरानी बैंक का निकलवाना पड़ता है, इंश्योरेंस पॉलिसी पे पुरानी बैंक का हाइपोथिकेशन निकलवा के नई बैंक का चढ़वाना पड़ता है। तो इसीलिए ये होता नहीं है। मेरे ख्याल से आप अगली कार के लिए अपनी बैंक, पसंदीदा बैंक को चूजनिएगा इस बार में। और अगर रेट आपकी 10 पॉइंट समथिंग है, बिल्कुल नई बैंक में भी उतनी ही रेट होगी, तो सेविंग है कहाँ? आप स्विच करना क्यों चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में जो ऑफर्स हैं जैसे रुंगटा साहब बता रहे हैं उसी रेंज में ही है, उसी ब्रैकेट में ही है। तो आपने अगर एक स्पेसिफिक जिस आपने एनबीएफसी को चूज किया है और आप उसका सफर तय कर चुके हैं, तो फिर आगे बढ़ना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अनलेस एंड अनटिल कुछ और रीजंस हों, वो आप हमें और डिटेल्स बाद में भेज सकते हैं, हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन जो आपकी क्वेरी आई है उसके अकॉर्डिंगली एड्रेस करने की कोशिश की गई है। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई और इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज बातचीत लोन मार्केट पर हो रही है, हम कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोन बाजार पर और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। रुंगटा साहब, अगला सवाल हम शामिल करेंगे। ये क्वेरी जयपुर से है। इस समय मैडम निधि गुप्ता लाइन पर हैं और इनकी रिक्वायरमेंट है होम लोन की, उसकी एलिजिबिलिटी ये चेक करना चाह रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है ऑलमोस्ट 30 लाख की है, इनके मंथली इनकम इन्होंने मेंशन की है और राउंड अबाउट लास्ट 5 ईयर से काम कर रहे हैं। निधि जी, ये बताएं आपने इससे पहले क्या कभी कोई लोन लिया है? आप लाइन पर हैं मैडम? लग रहा है इनसे प्रॉपर्ली अभी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन समहाउ अगर मैं देखें, अगर हम मानकर चलें इनका कोई भी और जो लोन है वो रनिंग नहीं है और ये फर्स्ट लोन के लिए अगर ऑप्ट कर रहे हैं, तो रुंगटा साहब इनकी एलिजिबिलिटी आप किस तरह से इनको समझाना चाहेंगे? इसको लेकर कैसे अवेल कर सकते हैं जो तमाम ऑफर्स हैं? तो अज्यूमिंग कि इनकी उम्र 40 से कम है, यानी कि 20 साल के लोन के लिए एलिजिबल है, तो करीबन जितनी भी सालाना आय है उसका करीबन 4 गुना, 10.25% का अगर ब्याज हम माने तो करीबन उसका 4 गुना, तो यानी 3 लाख की इनकी सालाना आय है, सालाना इनकम है, तो रफली 12 लाख का लोन जो है इनको मिल सकता है रफली एट 10.25%। 30 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें एग्रीमेंट वैल्यू मेरे ख्याल से रफली 24-25 लाख का होगा, प्लस स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अदर कॉस्ट्स हैं, तो उसका 80%, यानी 25 लाख का अगर 80% पकड़ें तो 20 लाख, लेकिन इनकम के हिसाब से सिर्फ 12 ही लाख हो रहा है। तो अभी तो इनकम के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन आ रहा है इनका 12 लाख का मैक्सिमम लोन। अगर ये अपने पति को या अपने पेरेंट्स को
किसी को मिला लेती हैं और बैंक अलाउ करता है, पति को तो खैर सभी बैंकें अलाउ करेंगी, और उनकी अर्निंग्स है तो उसके बेसिस पे ज़्यादा लोन मिल सकता है। वरना तो करंट बेसिस पर अज्यूमिंग अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री एंड नो अदर लोन करीबन 12 लाख का 20 साल का लोन इन्हें मिल सकता है। राइट और बाकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं इनफैक्ट उसके अकॉर्डिंगली जो ईएमआईज रह सकती हैं वो भी स्क्रीन पर रन कर रही हैं। ये ध्यान रखें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी जो है ये उसमें लोन में इंक्लूड नहीं होगी, जो नए नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, और ऐसे आप बढ़ सकते हैं। रुंगटा साहब अगले प्रश्न की ओर मूव करें, संक्षेप में बस चाहेंगे अगर इनका क्लियर होता है ये आगे बढ़ते हैं तो इस समय ये फ्लोटिंग पर आगे बढ़ना ही क्या बेटर रहेगा ये इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को देखते हुए? दो चीजें हैं, एक तो फिक्स्ड रेट है कहाँ मार्केट में, जैसे फिक्स्ड रेट कहते हैं फुल ईयर मतलब पूरे 10 साल 15 साल 20 साल के लिए फिक्स्ड, ऐसी रेट्स बहुत नहीं है मार्केट में, और जहाँ है काफ़ी महंगी हैं। तो इसलिए फ्लोटिंग या 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए फिक्स्ड, उसके बाद फ्लोटिंग, ये ऑप्शंस हैं और वो भी महंगे हैं। तो आज की तारीख में जब ब्याज की दरें गिर रही हैं तो आज की तारीख में महंगा फिक्स्ड रेट लोन लेना मेरे ख्याल से कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जो भी डिसीजन ले, चाहे आप फिक्स्ड रेट का ले चाहे फ्लोटिंग रेट का ले, ये आपको रिव्यू तो करते ही रहना पड़ेगा, ये वन टाइम डिसीजन नहीं है। तो आज की तारीख में फ्लोटिंग रेट लोन ओनली मेक सेंस, लेकिन फ्यूचर ये डिसीजन को आप हर 6 महीने से रिव्यू करते रहिए। राइट आइए अब अगला सवाल हम शामिल करते हैं। ये सवाल मिस्टर वेद कुमार दीक्षित की तरफ से है और ये दिल्ली से सवाल है। मिस्टर दीक्षित जानना चाह रहे हैं, इनका एक हाउस है जिसमें ये फर्दर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और उसके लिए ये जानना चाहते हैं ये ईपीएफ जो मनी है उसमें से कुछ विड्रॉल करना चाहते हैं। रुंगटा साहब आप इनको कैसे समझाएंगे? जनरली जैसे कहते हैं कि ये रिटायरमेंट के लिए रहता है ये ईपीएफ का जो कॉर्पस है, लेकिन अगर ये सोच रहे हैं ऐसा तो जो नॉर्म्स हैं, जो कहा जाता है कि आप स्पेसिफाइड सर्टन जो रीजंस हैं जिनके लिए आप विड्रॉल कर सकते हैं, क्या ये फर्दर कंस्ट्रक्शन उस कैटेगरी में फॉल करती है? क्या ये अवेल कर सकते हैं अगर ये करना ही चाहते हैं तो? हाँ, तो सबसे पहले जैसे आपने कहा प्रोविडेंट फंड आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, उसको बीच बीच में विड्रॉ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसका। बट अगर करना ही चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन ऑफ खुद के घर के कंस्ट्रक्शन के लिए आप कर सकते हैं, उसमें एक लिमिट है अंडर द रूल्स, और मिनिमम आपका अकाउंट 10 साल पुराना होना चाहिए। अगर 10 साल पुराना आपका अकाउंट है तो अप टू अ सर्टेन लिमिट आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें एक फॉर्म है जिसकी लिंक आपको वेबसाइट पर दिख रही होगी, वो फॉर्म डाउनलोड करके भरना होगा। आपको नक्शे देने होंगे, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट देना होगा, परमिशंस की कॉपी देनी होगी, उसके बेसिस पे जो है आप विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन सलाह यही रहेगी कि आप न करें। सलाह यही होगी कि आप कंस्ट्रक्शन लिंक्ड लोन्स लें जहाँ पर आपको ब्याज तो देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो ब्याज है वो टैक्स डिडक्टिबल होने के कारण उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी रीजनेबल रहेगा, और आपकी जो सुरक्षित निधि आपने रिटायरमेंट के लिए रखी है वो भी अफेक्ट नहीं होगी। अच्छा, इसमें अगर जैसे बाकी व्यूअर्स सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए रुंगटा साहब लेंडर्स क्या कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि उस स्पेस में भी ऑप्शंस मतलब लिमिटेड रहते हैं, उसको किस तरह से देखना चाहिए? अगर उस एंगल को भी अगर ये उस दोनों को अगर वे कर सकें, जैसे आपने बताया ईपीएफ को मतलब रिटायरमेंट के लिए रख दें, तो अगर दूसरा ऑप्शन देखना चाहें तो उसको लेकर क्या विकल्प हैं, मतलब कैसे उसको एक्सप्लोर करना चाहिए? तो जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन है, एक तो ये बहुत ज़्यादा अब प्रचलित नहीं रहा, तो हर बैंक नहीं करती, प्राय कोई भी फॉरेन बैंक इस क्षेत्र में है नहीं। लेकिन जो मेजर लेंडर्स हैं, एसबीआई है, एक्सिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये तो चारों ही करते हैं, और भी कई बैंक्स कर सकती हैं। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली कम्बरसम होता है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस क्या है उसके बेसिस पर वो डिसबर्समेंट करते हैं। स्लाइटली एडमिनिस्ट्रेटिव कम्बरसम है, इसलिए सभी बैंकें नहीं करती। ये 4 मेजर लेंडर्स जो मैंने कहा ये तो करती हैं, और भी कई लेंडर्स करते हैं। तो आपका जो कंसिडरेशन सेट है, जिन लेंडर्स के पास आप जा सकते हैं वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन चारों मेजर लेंडर्स तो करते हैं। राइट, तो ऑल द बेस्ट। आपको डिटेल में रिप्लाई देने की कोशिश की गई है मिस्टर दीक्षित, तो इसके अकॉर्डिंगली अब आप आगे मूव करें, आपके फीडबैक का हम इंतजार करेंगे। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आखिरी सेगमेंट के साथ जल्द ही लौट कर आएंगे।
वेलकम बैक। लास्ट सेगमेंट है, आइए कुछ और प्रश्नों को शामिल करते हैं। अगला सवाल गुड़गांव से है, ये भी वाया मेल है, ये शिखा सिंह जी की तरफ से है और इन्होंने जानना चाहा है ये पर्सनल लोन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनको 2 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, एनुअल पैकेज 4 लाख का है और फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट डॉक्टर साहब 3 ईयर से ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में गुड़गांव में ही बेस्ड हैं। आप इनको कैसे समझाते हैं, मतलब यहाँ इस स्पेस में जो ऑफर्स हैं उसको कैसे देखना चाहिए और लेंडर्स इस स्पेस में जैसे सेलेक्टिवली बढ़ते हैं, इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया देखते हुए फाइनली ये आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको इस स्पेस में लोन मिल सकता है? ये कैसे इसको लेकर बढ़े, आप कैसे इनको समझाएंगे? तो अज्यूमिंग कि इनका और कोई लोन नहीं है और अगर इनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, पहले से क्रेडिट हिस्ट्री होना ज़रूरी है, उसके बिना पर्सनल लोन मिलना मुश्किल होगा, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मिलना मुश्किल होगा। कोई क्रेडिट कार्ड होगा जिसकी टाइम पे रीपेमेंट करी हुई है, पहले कोई लोन लिया हुआ हो जो टाइम पे रीपेमेंट किया हुआ है, अगर वो किया हुआ है तो इनको लोन मिलना आसान है। 2 लाख रुपया जो इनकी इनकम बता रहे हैं और अगर और कोई सर्विसिंग नहीं है तो 2 लाख रुपए का लोन 4 लाख की इनकम पर मिल जाएगा। कंपनी कैसी है और कंपनी अगर कोई, हर लेंडर के अपनी लिस्ट्स होती हैं, तो अगर उस लिस्ट में कहीं फॉल कर रही हैं तो आपको बेटर रेट मिल सकती है। अगर लिस्ट में नहीं फॉल कर रही है, कोई रेगुलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपको रेट जो है ज़्यादा लग जाएगा। एनीवेयर बिटवीन 15 to 22% डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं। राइट, तो आपका एम्प्लॉयर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो भी मैटर करता है और इस तरह से तमाम फैक्टर्स देखते हुए इस पर एक फाइनल कॉल ली जाएगी। आप इस तरह से बढ़ सकते हैं, इनफैक्ट जहां सैलरी अकाउंट है वहां पर भी आप ट्राई करें और प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करना चाहेंगे, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर, मिस्टर रुंगटा, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज जिस तरह से हमने जायजा लिया है लोन मार्केट का, आपको इससे सेंट्रिक जो भी क्वेरीज उसको एड्रेस करने की कोशिश की, आपके जहन में और भी प्रश्न हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीक आज के दिन जब हम हाजिर होंगे फिर से जायजा लिया जाएगा लोन मार्केट का, लेकिन क्योंकि एक पर्सनल फाइनेंस शो अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक्स टच करते हैं, कल बातचीत होगी इंश्योरेंस मार्केट पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।